नमस्कार, मैं हुकुम सिंह। इस समय मौजूद हम खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने नवलगढ़ जैसे क्षेत्र में पिछले 2500 दिनों से एक ऐसे आंदोलन को खड़ा कर रखा है जो देश की बड़ी 3 सीमेंटेड कंपनियों के खिलाफ है। लेकिन क्यों है? क्योंकि वो जमीन किसानों की जमीन है, वो जमीन हरियाली है, वो जमीन लोगों को अनाज देती है। हम मिलते हैं ऐसी शख्सियत के साथ जिनका नाम है कैप्टन दीप सिंह। जी हाँ, स्वागत है आपका कैप्टन दीप सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा आंदोलन जो पिछले 2500 दिनों से चल रहा है और लगभग 20 गांवों के लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऐसे आंदोलन का नेतृत्व आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह आंदोलन की लड़ाई में बड़े उतार चढ़ाव, हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, इसमें ये जो आंदोलन है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां भी लोगों ने बनाई कि इसको राजनीति की तरफ ले जाया जाए, लेकिन इसमें ज्यादातर फौजी लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग जुड़े हुए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती करते हैं, जिनकी खेती जा रही है। तो हम लोगों ने आज से 7 साल पहले ये देखा कि लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी जो जमीन उपजाऊ है उसको बंजर दिखाया जा रहा है। जहां पर पानी कम होने की वजह से डार्क जोन घोषित हो चुका है और उनको सीमेंट कंपनियों को पानी निकालने की इजाजत दी जा रही है। तो इस तरह के अन्याय के खिलाफ हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक इसमें खास बात यह रही कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा। और अभी भी किसानों का धरना चल रहा है, बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, लेकिन आज तक कोई भी तोड़ फोड़ या इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जहां तक 2 बार चुनाव विधानसभाओं के, लोकसभाओं के भी हो चुके, लोगों ने काफी इधर उधर तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन अब लोगों को या राजनेता जो है वहां के लोकल, उनको पता चल चुका है कि ये गैर राजनीतिक है, इसलिए इसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। निश्चित रूप से आपका कहना गैर राजनीतिक है, लेकिन लोग कहते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव के मौसम में कुछ राजनेताओं ने इस आंदोलन से अपनी चुनावी रोटियां सेकी है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का उनका मौका मिला है। कुछ इस तरह का भी दृश्य पैदा हुआ? हाँ, शुरू में 2008 में जब ये चल रहा था भूमि अधिग्रहण का, तो लोगों ने तरह तरह के आश्वासन दिए कि आपकी जमीन हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने रैलियां भी निकाली, भाषण भी काफी दिए, लेकिन जब चुनाव में कोई जीत गया कोई हार गया तो अपने अपने रास्ते लग गए और चले गए। और इसी तरह से जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के लोग तो आएंगे ही, क्योंकि उनको वोट चाहिए। लेकिन किसान जो है वो ये जान चुका है कि हम लोग अगर किसी पार्टी के साथ में मिलकर के काम करेंगे तो सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि पिछली अपने जो सरकार थी, पिछली गहलोत सरकार थी, उसमें भी काफी आश्वासन मिले, लेकिन किसानों के साथ में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि उनको शांति मिल सके। और ये जो गवर्नमेंट चल रही है, यहां से भी शुरू के अंदर जब वोटों के लिए आए थे तो ये कहा गया था कि आप लोगों की बात फर्स्टली सुनी जाएगी, आप लोगों की जमीन को नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में आकर के किसी ने नहीं पूछा। तो हम लोग तो बैठे हैं और किसी भी हालत में ये जमीन हम जाने नहीं देंगे। आपका कहना है जमीन जाने नहीं देंगे, आप बिल्कुल जाने भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको लालच दिया जा रहा है, उनको जमीन हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनसे जमीन लेने के। कुछ इस तरह के केस भी सामने आ रहे हैं? ना, काफी केस हैं ऐसे। जो केस हैं वो ऐसे ही हैं, हथकंडे वाली जो आपने बात कही, क्योंकि लोगों को मजबूर किया जा रहा है। मजबूर कैसे किया जा रहा है? एक तो पिछले 10 साल से जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित इलाका है, उस इलाके में जितनी भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल रही है। किसानों को आप जानते हैं, गरीब लोग हैं, शादी ब्याह में, बीमारियों में या मजबूरी में उनको जमीन बेचनी भी पड़ती है। ये तो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, नहीं भी जमीन तो बिकती रहती है। तो इस तरह से उनको मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, चाहे विधायक कोटा हो, सांसद कोटा हो या कोई भी कोटा हो, पंचायती राज का कोई भी कोटा हो। जब भी कोई किसान या वहां के जो लोग हैं वो जब कहते हैं जी यहां पर पानी की कमी है, ट्यूबवेल लगाओ, या यहां पर रास्ता नहीं है, रोड बनाओ, या यहां पर मेरी ये जो जमीन है इसको मैं कॉमर्शलाइज करके स्कूल बनाना चाहता हूं या कुछ भी, तो इस तरह का जवाब मिलता है कि भाई ये आपकी जमीन भूमि अधिग्रहण में आ चुकी है, इसलिए इसमें आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये एक मजबूरी है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जी।
क्या सरकार ने वहां बैन लगा रखा है विकास कार्यों को लेकर, या जनप्रतिनिधि चाहते नहीं है? जनप्रतिनिधि तो देखिए लोगों का झुकाव देखते हैं और वो समय पर आते हैं। उनके चुनाव से पहले 1 साल का समय होता है, वैसे जैसे आप भी जानते हैं, वो अपने मंत्र फेरते हैं। अगर जनता उस तरफ हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अलग बात। लेकिन ये सरकार की तरफ से जो प्रतिबंध है वो सरकार की तरफ से है। क्योंकि मैं भी सरपंच रहा हूं, पिछले दिनों मेरी वाइफ थी वैसे तो वहां पर जब मैंने कोशिश किया कि मेरे गांव में जहां पर सड़क नहीं जा रही है या लाइट नहीं लगी है या पानी की सुविधा नहीं है वहां पर करें, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मतलब सीधा सीधा किसान सैनिकों की लड़ाई सीधी सरकार के साथ में है। हाँ, सरकार के साथ में ही कहेंगे, क्योंकि सरकार ने ही तो इजाजत दी है उनको। जो भी कंपनियां हैं उनको सरकार ने ही तो इजाजत दी है। लेकिन ताजा जानकारी आ रही है कि आपके आंदोलन का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आने को कुछ मजबूर हुई है, या कुछ इस तरह का एक सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है, अपना उनका नया कोई एजेंडा आने वाला है, आप लोगों को एक डिफेंसिव अंदाज में करके फिर आक्रमण करें, कुछ इस तरह की भी स्थिति हो सकती है ना। इसी तरह का ही प्रयास किया जा रहा है कि किसान कब तक बैठे रहेंगे। आज 7 साल हो गए, जो किसान अपने काम के लिए दिन में 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, वो 30 किलोमीटर जाएगा, वहां पर दिन भर बैठेगा और शाम को फिर 30 किलोमीटर आएगा, यानी उसके 150 रुपए भी खर्च होंगे। घर का काम है, किसान को तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती, तो वो कब तक बैठेगा, किसका इंतजार कर रहा है वो? और गवर्नमेंट है या जो कंपनियां हैं वो भी यही देख रहे हैं कि कब तक बैठे रहेंगे। इस तरह से जैसे बालू मिट्टी होती है ना, मुट्ठी में भर लेते हैं और एक एक दाना करके पूरी मुट्ठी खाली हो जाती है। चुल्लू में पानी होता है, एक एक बूंद करके खाली हो जाता है। इसी तरह का तरीका अपना रहे हैं गवर्नमेंट वाले और कंपनी वाले, और इंतजार कर रहे हैं कि देखें कब तक। क्या है ऐसे जमीन? लोग कहते हैं कि जमीन उपजाऊ है, जबकि सीमेंटेड कंपनियां, सरकार का मानना है कि कहीं ना कहीं जो उनको मिनरल्स चाहिए वो वहां उपलब्ध नहीं। जो लाइमस्टोन है वो तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जमीन की ऊपरी सतह पर लाइमस्टोन है। क्योंकि हमारे तो वहां पर ट्यूबवेल बने हुए हैं, हर खेत में बने हुए हैं, तो हम लोगों को तो पता है कि कितना नीचे है वो। 70 फीट से लेकर के और 200-300 फीट तक नीचे है। और दूसरा, इन्होंने जो ये तरीका अपनाया था कि जमीन को बंजर दिखा करके या बारानी दिखा करके जमीन को ले ले, उसके लिए तो फिर हम लोगों ने ITI के तहत, RTI के तहत इस तरह की लगा करके, और अब हमारे पास में इस चीज का प्रूफ है कि ये जमीन उपजाऊ है, यहां पर 2-2, 3-3 फसलें पैदा होती है, खेत खेत में किसान बसा हुआ है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सदियों से लोग और आबाद है, खुशहाल है इलाका। ये इस तरह का लोगों का रिएक्शन है। क्या लोग वाकई नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं जमीन रखना? देखिए, चाहने की जहां तक बात है, जिनको जमीन जाने से फायदा हो, जैसे दलाल टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने कंपनी ने उनको लालच दे रखा है कि आप 1 बीघा जमीन हमें दिला दो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो अगर एक आदमी जो बिल्कुल बेरोजगार है और वो 1 साल में घूम करके अगर 10 बीघा भी जमीन कंपनी को दिला देता है तो उसका रोजगार हो गया, यानी उसको 1 लाख रुपया मिल गया। तो इस तरह के भी हैं। लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कतई ही नहीं चाहते। हां, मजबूरी में बेचनी भी पड़ सकती है जमीन। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, बीमारी है या बच्ची की शादी है या आर्थिक पहलू पर अपनी बात हुई है। कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको खरीदने की कोशिश की, आपकी 20, 30, 10, 15 करोड़ रुपए कीमत भी लगाई, लेकिन निश्चित रूप से आप काबिल। देखिए, मैं तो आपको अपने दिल की बात बताता हूं हुकुम सिंह जी, मैं फौजी आदमी, मेरी जितनी आयु है इससे आधी आयु से ज्यादा मैं फौज में रह चुका। मैंने इतना नमक खा लिया इस फौज का कि ये बात दिमाग से निकल गई कि देश के लिए, देश का ही तो टुकड़ा है। तो अभी तक जो नौकरी की फौज में, वो तनख्वाह लेकर के की, और अब जो जीवन बचा है गांव में रह करके, हमारा जो परिवार है, किसान परिवार है, हम लोग सारे जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दिली चीज पर जुड़ा हुआ है। मेरे को भी कोशिश किया था खरीदने की, 5 करोड़ 6 करोड़ तक का ऑफर दिया था, लेकिन जहां दिल में देश बसा हो वहां पर पैसे क्या अहमियत रखते हैं। इसलिए ये इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए कोशिश हम पूरी करेंगे। हमारे पास कोई फौज तो है नहीं, फोर्स तो है नहीं किसानों के पास में। किसान है,
हम चिल्ला सकते हैं हमारे साथ में जो जोर जबरदस्ती हो उसके लिए, जो कोई आए हम गुहार लगा सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी, हालांकि वहां से भी आश्वासन मिला है कि आप जांच की जाएगी और आप लोगों की सुनवाई होगी। लेकिन अभी ताजा किसानों से संबंध में मंदसौर में बड़ा हादसा हुआ, लगता है कि ऊपर पीएमओ से भी इस तरह की मदद हो आपके किसानों के हित में? देखो, आशा तो बहुत है, इन प्रधानमंत्री जी से आशा बहुत है, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं और हमारी भी है। लेकिन जो मंदसौर में हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। किसानों के साथ में अगर ऐसा होगा, ये किसानों का देश है। हां, कई लोग हैं जो बीच में आकर के और इस तरह का वो कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। जहां किसान मारे जाते हों, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हां उनकी सुननी चाहिए। उन्हें अगर ऐसा गवर्नमेंट को नहीं माननी है बात, तो उन्हें समझाना चाहिए, एक तरीका होता है। लेकिन हमारे देश में तो ये जो राजनीतिक जो क्रियाक्रम या क्रियाकलाप चलता है, एक भड़काता है और दूसरा उसको रोकता है। 3 कंपनियां थी, एक जा चुकी है, आपकी जीत है। आने वाले दिनों में देखिए, मैं इस चीज को जीत और हार से नहीं जोड़ता। इसलिए नहीं जोड़ता कि ये देश के भूभाग की बात है। यहां पर 3 सीमेंट कंपनियां आई थी, उनमें से एक सीमेंट कंपनी है वो वापस जा चुकी है। 2 सीमेंट कंपनियां जो बची है, उनमें से भी एक कंपनी है, उसका भी अवार्ड क्या रकम है वो रिको में जमा नहीं कराई जा चुकी है, वो भी बिल्कुल ढीले बैठे हैं। लेकिन एक कंपनी है श्री सीमेंट कंपनी, उसका अवार्ड भी जमा हो चुका है 2010 में, यानी उसने पैसे पूरे जमा करा दिए। लेकिन वो जमीन जो आपती थी वो बहुत कम, उनका आंकड़ा इस तरह का आ रहा है सामने। हाँ, श्री सीमेंट का जो प्लांट लग रहा है उसको चाहिए उनको 142 हेक्टर जमीन, लेकिन उनको मुश्किल से 20-25 हेक्टर जमीन ही अभी मिल पाई है। क्यों? आने वाले दिनों में हो सकता है 5-7 साल में 5-7 हेक्टर और मिल जाए, हो सकता है। और अगर मैं ये भी नहीं कहता, देखिए देश के अंदर अगर सारे लोग ये कहने लग जाएंगे कि हम जमीन देंगे नहीं तो हमारे उद्योग कैसे लगेंगे। उद्योगों के खिलाफ नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि उद्योग आएंगे, देश का हमारे इलाके का विकास होगा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इस तरह का उद्योग जो एक पहले से उद्योग लगा हुआ है, खेती रूपी उद्योग, जिसमें एक दाना डालते हैं और 1000 दाने निकलते हैं, जहां पर हमारे पालतू पशु घास खाते हैं और दूध देते हैं, ऐसी कोई मशीन देखी है आपने अभी तक कि जिसमें घास डाले और दूध निकले? तो इस तरह का जो हमारा उद्योग है उसको नष्ट करके दूसरा ऐसा उद्योग लगाना जो एक आदमी का हो, हजारों उद्योगों को नष्ट करके या हजारों जो मालिक है उनको नौकर बनाना और एक आदमी को उस पूरे इलाके को दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार कब्जा करना चाहे या आप पर हिंसात्मक रूप से कार्रवाई करना चाहिए, क्या रुख होगा किसानों का, आपका, सैनिकों का? देखिए, जब भी कोई बड़ा पक्षी किसी यानी बाज है वो चिड़िया के ऊपर हमला करता है, तो चिड़िया भी अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। हमारे पास में ऐसी कोई बंदूकें तो है नहीं, ना हम ऐसी कोई लड़ाई देश में चाहते। अगर हमारे साथ में जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम अपने बचाव की पूरी कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे थे कैप्टन दीप सिंह जी से, और जाना किसान किसी भी कीमत पर 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, और साथ में किसान पूर्व सैनिक भी हैं, उनके जज्बे को आप समझ सकते हैं। ब्रेक के बाद में जानेंगे उनसे और विषयों पर। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय, a college where you can achieve your goal, best option for BA, BSc, BCom and PG courses. It is providing all types of facilities for giving best environment to the students, as well as girls can do RSCIT computer course in college campus. Address: Mukundgarh Mandi, District Jhunjhunu. Contact number is 01594252024, 01594252034. If you want a high level of education for your children, you can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Fatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100. हम बात कर रहे थे कैप्टन दीप सिंह जी से, जो पूर्व सैनिकों के संगठन के भी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। भूमि अधिग्रहण आंदोलन में किसानों के संरक्षक नहीं, किसानों के
संघर्ष के प्रतीक के रूप में एक पहचान को स्थापित किया है। साथ ही राजपूत समाज से भी उनके पीछे एक पूरी फैन फॉलोइंग है। निश्चित रूप से एक बड़ा नाम उन्होंने अपने कर्म से अपने आप को बनाया है। ईमानदारी और साफ गोई उनकी पहचान है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। किसान के आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हो रही थी। निश्चित रूप से आपका जो कहना है कि आप किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे जी। आने वाले दिनों में कैसी कैसी स्थिति हो सकती है, उनका सामना करने के लिए कितने आप तैयार हैं? सैनिकों की समस्याओं को लेकर आप लगातार लड़ते रहते हैं, राजपूतों के उत्थान की भी आप लगातार बात करते रहते हो, किसानों के उत्थान की भी बात करते रहते हैं। क्या मानते हैं कि अगर हिंसात्मक रूप से आप पर कार्रवाई हो या एक सरकार जो सख्ताई करती है वो कार्रवाई हो, तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके सैनिक, पूर्व सैनिक, आपका समाज, किसान वर्ग साथ देंगे? देखिए हुकुम सिंह जी, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, जीत और हार के रूप में नहीं देखता। मैं इसको अन्याय के खिलाफ लड़ाई और जो किसानों की आवाज है उसको ऊपर तक पहुंचाकर, अभी भी हमें, मैं एक आपको ऐसी बात कहूंगा जो अभी भी हमें आकर कोई समझा दे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, हम मान जाएंगे। समझाना पड़ेगा, जीती नहीं है हम लोग। हम लोगों की बात का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला कि एक हरे भरे इलाके को बंजर बनाने के लिए कौन कहेगा कि आप छोड़ दीजिए। जो इलाका पहले से डार्क जोन हो, पानी नहीं है, वहां पर कौन कहेगा कि सीमेंट कंपनी लगे? पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा लोगों को। इसीलिए शायद 7 साल से कोई ऐसी जोर जबरदस्ती वाली घटनाएं नहीं घटी। ताजा जानकारी आ रही है आपके साथ में देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण, स्वराज वाले योगेंद्र यादव, वे जैसे शख्सियत भी जो किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। हाईकोर्ट वकालत में भी आपकी पैरवीकार के रूप में प्रशांत भूषण साहब जुड़ गए हैं। इस तरह के आपका आंदोलन मजबूत है। कहाँ मतलब इसको आने वाले दिनों में कोर्ट तक, आगे तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी लड़ाई को न्याय तक ले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो न्याय पर और अपने न्यायालयों पर पूरा विश्वास है। देश के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे पुरुष पर भी मुझे पक्का भरोसा है कि अगर उन तक हमारी हकीकत पहुंच जाए, क्योंकि बीच में कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है, बात कुछ होती है और पहुंचाई कुछ जाती है। अगर वो डायरेक्ट किसानों से बात करें, उनकी बात को सुने, उनके जवाब दें, तो हमारी जमीन नहीं जाएगी, मुझे पक्का भरोसा है। और अगर बिना बात को सुने कोई जोर जबरदस्ती से जमीन को लेना चाहे तो ये शेखावाटी है, ये नवलगढ़ का इलाका है। यहां पर हम लोग जितने भी फौजी हैं या फौजी नहीं भी हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो फौज से नहीं जुड़ा हुआ हो। हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हां, जमीन उनको लेनी है, मैंने बताया ना। अगर कोई ऐसे उद्योग लगते हैं जिससे हमारा विकास हो, और अगर उनको चाहिए कि ये सीमेंट कंपनियां ही लगानी है हमें, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, नहीं लगेगी तो अरे उन लोगों का पूरा बंदोबस्त करो ना, पुनर्वास का पूरा बंदोबस्त करो, उनको आजीविका का पूरा बंदोबस्त करो, उनको पहले बसाओ, उनको कुछ जमीन दो, रोजगार दो, उनको खुश करो पहले, उसके बाद उनकी जमीन लो। नहीं, कहते हैं अपनी पैतृक जमीन छोड़कर कोई एक सच्चा इंसान जाना नहीं चाहता। हाँ, पैतृक जमीन तो आदमी के लिए नहीं, जानवर के लिए भी है। जिसने अपना घोंसला बना लिया किसी पेड़ में, अगर वो कहीं भटक जाता है इधर उधर, तो वो दूसरे घोंसले में नहीं बैठेगा, वो अपने घोंसले में आकर के बैठेगा और वहीं पर वो खुश रहता है। पिछले 10 साल जैसा एक लंबा पीरियड, ठीक है 7 साल है, लेकिन 10 साल के नजदीक जा रहा है। एक पीढ़ी का दौर होता है, एक पीढ़ी का दौर होता है। आपके बाद में आने वाले दिनों में नेतृत्व, ऐसी स्थिति जब सरकार चाहे बड़े बड़े नेतृत्व को नजरबंद करे या कुछ और कार्रवाई करे, आपके बाद में आंदोलन कौन संभाले? देखिए, मैंने ऐसा तो सोचा नहीं है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। मैं जब तक हूं, जब तक हमको लगता है कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम लड़ते रहेंगे। और इसी तरह से जो पीछे वाली पीढ़ी आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बिल्कुल जवान हो रहे हैं, 18-19 साल के हो चुके हैं, जो 6-6 साल के थे, वो आ रहे हैं, उनके समझ में आ चुका। शुरू के अंदर जब हमारी कोई भी बड़ी मीटिंग होती थी, रैली होती थी, तो उसमें 60 साल या इससे ऊपर वाले लोग होते थे। और आपने पिछली बार देखा नवलगढ़ के अंदर कि 90% युवा थे,
क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारे साथ में ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना है युवा भी अब बिल्कुल चाहते हैं कि जमीन हम नहीं देंगे। जी, युवाओं का बिल्कुल ये इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जमीन हम नहीं देंगे, सीमेंट कंपनियों को नहीं देंगे। अगर आज गवर्नमेंट को चाहिए, कोई डिफेंस के लिए चाहिए या ऐसी कोई बात है जो देश के ऊपर वैसी बात आती है, हम अपनी जमीन देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन इस तरह से बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण, पानी और जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। पर्यावरण को लेकर मुझे जानकारी मिली है, आपने बड़े बड़े स्थानों पर हरियाली का एक आदर्श नमूना पेश किया लोगों के लिए। हाँ, ये तो करना भी चाहिए। ये हर समाज में भी हम ये पूरा संदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं, जगह जगह पेड़ लगाने। क्योंकि हमारे इलाके में एक जान करके आपको ताज्जुब होगा कि इस देश में एक खेजड़ी का पेड़ काटने से रोकने के लिए लोग उससे लिपटे हैं, अपनी गर्दन तक कटाई है। और हमारे इलाके में जितनी एक कंपनियों ने बीच बीच में जो जमीन खरीदी है, यहां पर 2700 पेड़ खेजड़ी के काटे जा चुके हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, उनके निशान अभी भी हैं, ऊपर से काटी गई है उनको। तो अब 2700 पेड़ लगाने के लिए मेरे अंदाज से 2700 साल लग जाएंगे। खेजड़ी का पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़ा दर्द होता है कि कहां हम पर्यावरण के लिए कितने कितने बड़े पोस्टर और सेमिनार करते हैं और ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, ये होना चाहिए। इसलिए कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग जीवन में 150 पेड़ भी लगा पाए तो शायद घाटापूर्ति तो वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ तो हो। पेड़ लगाने की बात है, पेड़ जब आप लगा रहे हैं तो आंदोलन का रिजल्ट आपकी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सूरत में जमीन नहीं जाएगी और सीमेंट कंपनियां स्वतः पीछे चली जाएंगी। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हम तो ये एक तरह से ये दिमाग में बिठा रखा है कि भाई ये हम अपने देश का या अपने इलाके का नुकसान नहीं होना देना चाहते और अपने सामने नहीं होने देंगे। कोशिश हमारी पूरी है, आगे क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में छुपा। सैनिकों के लिए आप लगातार सैनिकों के हित में मांग उठा रहे हैं, क्या क्या आवश्यकताएं मतलब पूर्व सैनिकों के लिए है? अभी तक कहां सरकार कुछ उपलब्ध करा पा रही है, कुछ नहीं करा पा रही है? देखिए, सरकारी तौर पर पूरी रियायतें पूर्व सैनिकों को मिली हुई है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे पेंशन संबंधी हो, सब कुछ हो। लेकिन एक चीज जो मैंने पेंशन आने के बाद में ये महसूस कि हर जिला लेवल पर एक सैनिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसमें एक अधिकारी या 5-7 लोग बैठते हैं और लोग इस इलाके में इतने ज्यादा हैं, फौजी आदमी इतने ज्यादा हैं कि उनकी समस्याओं का वो निराकरण नहीं कर पाते। समस्याओं का घनत्व इतना ज्यादा है कि उनका समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम लोग वहां तो समूह में रहे और यहां आकर के जब हम एक एक हो जाते हैं तो हमारे साथ में कई ऐसी दिक्कतें पेंशन संबंधी है या मेडिकल संबंधी है या कैंटीन संबंधी है, इस तरह की ये समस्याएं आती है। तो ये करने के लिए हमारा कोई नवलगढ़ में संगठन नहीं था। तो आज से 6 साल पहले एक कोशिश करके पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले 10-20 हुए, फिर 100-50 हुए, अभी हमारा 700-800 लोगों का एक संगठन है जो हर महीने मीटिंग होती है और हम अपने सैनिक परिवारों की जो भी समस्याएं होती है उनको समझ के और उन बातों को लेकर के हम जिला कलेक्टर से या सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे या पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों को काफी रियायत भी मिली है और आगे भी हमारा इरादा है। एक सबसे बड़ी जो समस्या नवलगढ़ में मैंने देखा कि जब भी कोई बात आती है पूर्व सैनिकों की तो लोग कहते हैं कि भाई ये इलाका तो पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का इलाका है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में यहां पर शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है। लेकिन पिछले 70 साल में एक नया पैसा भी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए या उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी या 12 महीने में जैसे आर्मी डे आता है, कारगिल दिवस आता है या जो भी उनके त्योहार आते हैं फौजियों के, उनको इकट्ठा होकर के बैठने के लिए या कुछ ऐसी श्रद्धांजलि देने के लिए भी पूरे ब्लॉक में कोई ऐसी जगह नहीं है और एक भी पैसा नहीं लगा। ये बड़े ताजुब की बात है, होना चाहिए ऐसा। जहां पर पूर्व सैनिकों का घनत्व ज्यादा है वहां तो होना ही चाहिए। कैंटीन की सुविधा, अब मान लीजिए जिसको छोटे छोटे सामान चाहिए वो झुंझुनू जाए
70 किलोमीटर जाए और 70 किलोमीटर आए, क्या मतलब रहा? इसी तरह से मेडिकल के लिए मैं तो बीच बीच में सुझाव देते रहता हूं, भाई हर जगह ईसीएचएस का हॉस्पिटल नहीं हो सकता, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो वहां पर दिखा सकें, छोटी मोटा अपना इलाज करा सकें, और अगर उससे थोड़ा सा बड़ा है तो फिर बाद में वो झुंड में चले जाए। तो इस तरह से देखो क्या होता है, कोशिशें पूरी है, कोशिश पूरी है कि पूर्व सैनिकों को भी पूरी सुविधाएं मिले, उनको बैठने के लिए एक ऐसी जगह मिले जहां पर वो बैठ करके अपनी आपसी चर्चाएं कर सकें, अपने शहीदों को या अपने जो भी त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार, उनको इकट्ठे होकर के मना सकें। आपने जिस तरह से किसानों की और जवानों की आज ये चर्चा की, इसमें हमें भी बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पता लगे कि नवलगढ़ में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कैप्टन दीप सिंह जी। आपने जाना किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देंगे, एक किसान और एक सैनिक की आवाज है जिसको दबाई नहीं जा सकती, ये कैप्टन दीप सिंह का कहना है। फिर मिलते हैं किसी खास सब्जेक्ट के साथ में। जुड़े रहिए राजस्थान टाइम्स से।